से आगे पढ़ना है। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है ईएमएफ? ईएमएफ का डेफिनेशन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट या टू टर्मिनल ऑफ सेल इन ओपन सर्किट। ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पास एक बैटरी होता है, देखा तो तुमने कल हम दिखाए थे, एनोड कैथोड, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज। ये प्लस और माइनस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब मान लो ये 0 वोल्ट पे है, ये 10 वोल्ट पे है, तो हम बोलेंगे 10 वोल्ट की बैटरी है। ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट मतलब अभी इसको वायर में कनेक्ट नहीं किए हमने, ओपन में। क्यों? क्योंकि क्लोज में जब ये जाएगा तो इतना पोटेंशियल प्रदान करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल हम बताए थे थोड़ा कम देगा, हो जितना लिखा रहता है उससे कम देता है। यही वोल्टेज ईएमएफ ही सेल पे लिखा रहता है, तो सेल पे रेटिंग रहता है वो ईएमएफ का रहता है। ठीक है, चलो तो इसको समझ लिया हमने। तो लिखा जाए द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ईएमएफ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है, बस इतना समझो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल या बैटरी, जो भी बोलो, इन ओपन सर्किट। हाँ, इन ओपन सर्किट। क्लियर दिख नहीं रहा है? चलो उसी बहाने बोल रहे थे। सेल या बैटरी इन ओपन सर्किट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन कर लो। खुले सर्किट में मतलब अभी हम बैटरी को वायर में कनेक्ट नहीं किए हैं, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बात, ईएमएफ को तुम बोल सकते हो द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान सुना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। मतलब समझो, जैसे मेरे पास एक बैटरी है, कोई भी या सेल है, इस पे लिखा है 10 वोल्ट। क्या ये सेल कभी 10 वोल्ट से ज्यादा दे सकता है? नहीं। कम दे सकता है, ज्यादा दे सकता है? नहीं दे सकता। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सबसे ज्यादा है ये। ओके, जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ वो मैक्सिमम वैल्यू है, ओपन सर्किट में नापा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ईएमएफ को नापा जाता है पोटेंशियोमीटर से। ईएमएफ इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो ईएमएफ नापने का काम आता है। अब वोल्ट मीटर और रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर से वोल्टेज नाप सकते हैं। समझा? नहीं समझा, सॉरी। तो तुमने वोल्ट मीटर पढ़ा होगा, वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर आता है, तो वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाएगा। तो कोई बोलेगा सर ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर से नापने के लिए तुम सेल को ऐसे कनेक्ट करोगे सर्किट में, जब सर्किट में कनेक्ट कर दिए फिर वो ओपन सर्किट कहां रहा? ओपन सर्किट में नापना है इसको। ठीक है, इसका एग्जांपल आप समझिए, जैसे आपको बाइक का एवरेज नापना है बिना बाइक पे बैठे हुए, तो भाई बिना बाइक पे चलाएंगे कैसे हम उसको? वो तो कंपनी में ही संभव है। तो वो एक स्पेशल डिवाइस है पोटेंशियोमीटर बोल के, वो ईएमएफ नाप सकता है, वोल्ट मीटर नहीं नाप सकता। ठीक है, इतनी बातें समझ गई? चलिए अगला आता है इसमें एक टॉपिक, टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल, इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज भी। वी इसका सिंबल है, इसका ई है।
देखिए इसको समझिए ध्यान से। जैसे हमने एक सर्किट बनाया, इसमें एक रेसिस्टेंस जोड़े या बल्ब जोड़े, कुछ भी जोड़े, और यहां एक बैटरी लगा, ठीक है, या सेल लगा। इस सेल पे लिखा है ई वोल्ट ये दे सकती है, ई यानी ईएमएफ 10 वोल्ट। 10 वोल्ट ये देगा नहीं कभी भी, याद रखना। अब क्या होगा, इस सेल के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस है, जब करंट निकल के आएगा सेल में से तो कुछ वोल्टेज सेल के अंदर ही खर्च हो जाएगा। तो और फिर आते आते वायर में भी थोड़ा 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 थोड़ा, तो यहां पर, यहां और यहां पर हमने वोल्टेज नापा, वोल्ट मीटर लगा के हमने वोल्टेज नापा। तो हमने क्या देखा, मान लो ये 10 वोल्ट है, तो यहां पर आ रहा 9.2 वोल्ट, ऐसा। ये थोड़ा सा कम मिल रहा है हमको भाई। ये सेल की औकात है। बहुत एक सिंपल एग्जांपल था, आप मोटरसाइकिल खरीदे, मोटरसाइकिल में माइलेज दिखा 100 किलोमीटर पर लीटर देगा भाई। तुम रोड पे दौड़ा के देखे 100 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुमको 80 मिल रहा, 90 मिल रहा, कम मिल रहा। वही सेम लॉजिक है, जो लिखा है वो ईएमएफ, जो मिलेगा वो टर्मिनल वोल्टेज। बहुत सिंपल है। तो किसी भी डिवाइस के क्रॉस सर्किट में, कोई भी डिवाइस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको प्राप्त हो रहा है क्लोज सर्किट में, देखो ये क्लोज सर्किट है, यानी ये सेम डेफिनेशन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड के जगह जगह 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट ले लो सर्किट में, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, और उन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले लो क्लोज सर्किट में, उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो ईएमएफ से कम होता है। जब आप सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज मतलब यूज कर रहे हैं, तो आपका टर्मिनल वोल्टेज यानी जो आपको मिलेगा वो सेल के ईएमएफ से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। कोई पूछ दिया क्यों कम होगा, तो क्या बताओगे, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल थोड़ा सा पोटेंशियल को ड्रॉप कर जाएगा, खत्म कर देगा, तो आपको बाहर कम मिलेगा। ये क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 electrodes of cell in closed circuit. The potential difference between 2 छूट गया यहां पे, 2 electrodes of cell in closed circuit is called टर्मिनल पोटेंशियल या वोल्टेज, जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ध्यान सुनना, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, द टर्मिनल पोटेंशियल, द टर्मिनल वोल्टेज बोलो यार, अच्छा लगता है, टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन ईएमएफ। याद रखेंगे इसको, यानी जो V है वो कम होगा E से। ध्यान रखना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मतलब हम तुमको बहुत एग्जांपल बढ़िया देते हैं। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ है यहां से चार्ज को फेंकने की क्षमता। ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कॉज है, कारण है, उसके वजह से फ्लो होती है चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक तरह का दबाव होता है, एक तरह का प्रेशर होता है, जो चार्ज को धकेलता है तो जा इधर से इधर। तो चार्ज प्लस से दौड़ के किसके तरफ आने लगता है, माइनस की तरफ। इधर हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल। पानी का एग्जाम्पल आपको दिया जाता है 10th क्लास में। एक कंटेनर में पानी रखा है ज्यादा, एक में कम, तो ज्यादा वाला पानी भरा हुआ कंटेनर में हाई पोटेंशियल, इसमें लो, ये प्रेशर, ज्यादा प्रेशर से पानी को इधर धकेल दिया। सेम टू सेम लॉजिक। तो आप समझिए कि इसके पास प्रेशर देने की क्षमता है, इतना दबा सकता है, लेकिन जब इसको हम पाइप वाइप लगा के सिस्टम बनाए तो थोड़ा प्रेशर तो कम मिलेगा हमको, क्यों, पाइप के वजह से आते आते कहीं कहीं कम हो जाएगा प्रेशर। तो जितने प्रेशर से पानी हकीकत में फ्लो कर रही है वो हो गया उसका टर्मिनल वोल्टेज। कम क्यों आया, क्योंकि इससे पोटेंशियल जो चार्ज निकल रहे थे वोल्टेज, वो इसके अंदर भी कुछ रेसिस्टेंस है जो इसके प्रभाव को, पोटेंशियल को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, मतलब
आपने इसको प्रेशर दिया, पोटेंशियल से धक्का मारे ई से, ये निकले कितने से, भी से, और भी कितना है, कम है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल समझो। मान लो हमको इसको चार्जिंग करना है, मान लो हमको इसको चार्जिंग करना है, तो इसके अंदर में प्रेशर कितनी है, ई प्रेशर से तुमको धकेल रहा है, मान लो 10 वोल्ट से, और तुमने भी 10 वोल्ट से ऊपर से पानी डाला, क्या अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। सोचो, नीचे से किसी को दबाने की क्षमता है 10 वोल्ट, और आप ऊपर से भी 10 वोल्ट से कुछ डालो, उसमें जाएगा अंदर, नहीं जाएगा। कितने वोल्ट से डालो, उससे थोड़ा ज्यादा, 12 वोल्ट से डालिए तो चला जाएगा, क्योंकि ऊपर का प्रेशर हाई है, तो आपका सेल चार्ज होगा। ठीक है, शायद ये नहीं समझा आपको, तो आपको एकदम सिंपल सी बात करते हैं। आपके मोबाइल की बैटरी पे कभी देखे हो कितना वोल्टेज लिखा रहता है, कोई भी बैटरी, जिंदगी में कभी बैटरी खोले हो मोबाइल का, उस पर कितना वोल्ट लिखा रहता है, 3.7 वोल्ट आपकी मोबाइल। ठीक है, अच्छा तुम्हारा चार्जर कितने वोल्ट का है जो चार्जिंग में लगाते हो, 5 वोल्ट का, देख लो। यानी चार्जिंग करते वक्त ईएमएफ ऑफ सेल कम हो जाता है, किससे, ये है ना टर्मिनल वोल्टेज, ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, क्लोज सर्किट में दे रहे हैं हम इसको, और ये ईएमएफ है। अच्छा, डिस्चार्जिंग वक्त आपका जो सेल पे 3.7 लिखा है, वो आपके मोबाइल को 3.7 नहीं देता है, उससे थोड़ा कम देता होगा। क्लियर हो गया। तो चार्जिंग करते वक्त, ध्यान से सुनिए, चार्जिंग करते वक्त ये पॉइंट उल्टा हो जाएगी, ड्यूरिंग चार्जिंग of cell, the terminal voltage is more than EMF। मतलब जब सेल से निकलेगा करंट तो कम प्रेशर हो जाएगा, जब उसमें डालना है तो हाई प्रेशर से डालना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है इतनी बातें, कोई दिक्कत। ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, ध्यान से सुनो, तुमको बाहर कितना वोल्टेज मिलेगा, वो सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, सेल के। अच्छा, ईएमएफ डिपेंड है किसी पे नहीं, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स होता है, इसको तुम कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो फिक्स लिख के आता पहले से, इतना दे सकता है, ये दे सकने की क्षमता है आपकी, ये फिक्स है। भाई आपने कितनी क्षमता है, आप में मेहनत करने की क्षमता है, 4 घंटे हम पढ़ सकते हैं, बट तुम पढ़ते हो क्या कभी, क्षमता तो है, लेकिन हमको नहीं लगता कोई अपनी क्षमता के बराबर कभी पढ़ता है। अच्छा, चार्जिंग दे दिया, पापा ने 2 झापड़ बजा दिया तो ज्यादा ही पढ़ लिया एक दिन, बराबर कि नहीं। कोई भी एग्जाम्पल अच्छा लगे दिमाग में रखो। तो बोल रहा है क्या, टर्मिनल, क्या बता रहे थे यहाँ पे, हाँ, टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड्स ऑन इंटरनल रेसिस्टेंस। मतलब अंदर जितना रेसिस्टेंस बढ़ेगा उतना टर्मिनल वोल्टेज तुमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। भाई वो खा जाएगा, खुद ही खा जाएगा, तुमको कम देगा। समझ में आ रहा है। अगर इंटरनल रेसिस्टेंस का सिंबल आर है, स्मॉल आर, इंक्रीज होगा तो भी जो आपको मिलेगा बाहर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ईएमएफ सिर्फ सेल के पास होता है, ईएमएफ सिर्फ किसके पास होता है, सेल। टर्मिनल वोल्टेज सबके पास है, सबके पास। जैसे एक सर्किट है, तुम तो पढ़े हो यार पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट में रेसिस्टेंस है, यहाँ और यहाँ टर्मिनल वोल्टेज है ना, भी, बट क्या हम वहां ईएमएफ बोल सकते ही नहीं, ये सिर्फ सोर्स के पास होता है, सोर्स। जैसे जनरेटर का ईएमएफ बोलेंगे हम, जनरेटर सोर्स है, बैटरी का, सेल का, जो करंट प्रोड्यूस करता है उसके पास ईएमएफ होता है, और जो करंट कंज्यूम करता है उसके पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके इस किनारे और इस किनारे के बीच का डिफरेंस कि कितने प्रेशर से जा रहा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो याद रखो। it is present across each components
ऑफ सर्किट। जैसे हर कंपोनेंट के क्रॉस होता है, रेसिस्टर, कैपेसिटर, सेल में भी नाप सकते हो, सब में होता है। और ये सिर्फ किस में होता है? सोर्स में। ईएमएफ टर्म इज यूज फॉर सोर्स ऑफ करंट। कोई भी करंट का सोर्स है उसके लिए यूज होगा, ठीक है, ध्यान से समझ लो। अच्छा, इसको कैसे नापते हैं? इसको वोल्ट मीटर से नापेंगे। इसी को कैसे नापते हैं? वोल्ट मीटर। तुमने पढ़ा होगा 10th में, वोल्ट मीटर क्या है? द डिवाइस विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। पॉइंट बोले थे, बैटरी तो नहीं बोले थे हमने। तो भाई ये नापता है वोल्ट मीटर। इट इज मेजर्ड बाय तो हमने आपको डिफरेंस बता दिया, कुल मिलाकर दिख रहा होगा। आप इस डिफरेंस को लिख लेना, ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, ये इकलौता ऐसा डिफरेंस है, ठीक है। नाम थोड़ा टर्मिनल वर्ड करो याद, इसके बाद वाला वर्ड वो बदल सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो भी यही, इसको तुम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे वो यही है। क्वेश्चन बोला ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर बताओ, तो आप ये डिफरेंस लिख देंगे, ठीक है। 4-5 डिफरेंस हमने आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं इट इज कॉज। इट इज कॉज मतलब ये कारण है, इस वजह से करंट चलता है, ईएमएफ की वजह से। और ये इफेक्ट है, इट इज इफेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन, इन सब में, तीनों में जो टर्म पढ़े हमने। चलिए, हो गया होगा। तो तीनों में रिलेशन पढ़ेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज। तो अब पढ़ना है रिलेशन बिटवीन, बहुत आसान है, ईएमएफ भी एंड स्मॉल आर। समझिए क्या होगा? देखिए, इसके लिए एक सर्किट माना गया, एक सर्किट ले लो। इस सर्किट में एक आर रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, और एक सेल जोड़े। इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। हमने क्या बोला था कि इंटरनल रेसिस्टेंस या तो आप नीचे बनाओ या तो आप बनाओ ही मत, लेकिन बेस्ट मेरे को जो फील होता है वो यहां पे बनाने वाला टेक्निक, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। देखो, ये अंदर की बात है, लेकिन हम इसको बाहर बना दिए। ये अंदर होता है, याद रखना, बाहर नहीं होता। ईएमएफ ई है, ध्यान से देखो, ई देने की क्षमता। अच्छा, जब ये जोड़े यहाँ पे की होगा, चालू कर दो, क्लोज करो की, तो करंट फ्लो होने लगा आई, यहां से करंट ऐसे दौड़ने लगा। अब यहां पर आके हमने वोल्ट मीटर लगाया, तो वोल्ट मीटर क्या नाप के देगा आपको? पोटेंशियल डिफरेंस वी। वो ई नहीं नाप सकता, बराबर। ई कौन नापता? पोटेंशियोमीटर। ओपन सर्किट में क्लोज है तो, समझ रहा है ना? यहां पर वोल्ट मीटर लगा के हमने पोटेंशियल डिफरेंस नापा। आप ध्यान देना, अब आपको अब रिलेशन बनाइए, ओम्स लॉ लगाना है और कुछ नहीं। ओम्स लॉ लगाएंगे हम लोग। देखो, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस काय में? सीरीज में। मैंने तुमको बोला भी था कि इंटरनल रेसिस्टेंस को हमेशा काय में नापना? सीरीज में नापना। तो बताइए टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना है? सर्किट को सीकेटी लिख लीजिए, कितना? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और ईएमएफ कितना है सर्किट का? ई। तो देखो, अभी तुम अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बदल लो। पहले पढ़ोगे V बाई आर, अब यहाँ पे E बाई आर होता है करंट। ईएमएफ बाई करंट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट I बराबर, तुम लोग बचपन से पढ़े हो, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस। ईएमएफ भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है इन ओपन सर्किट, तो यही लेंगे, ईएमएफ लेंगे अपॉन रेसिस्टेंस। कितना हो गया? ईएमएफ ले लो, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस ये भी है। रेसिस्टेंस कितना हो गया? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब इसको इधर क्रॉस कर दो, बहुत आसान है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें।
तो ये आ गया आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। क्या हम आई इंटू आर, ध्यान दो, आई करंट इसमें जा रहा, आर रेसिस्टेंस है, आई करंट जा रहा आर, क्या हम बोल सकते इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? नहीं समझा? अरे यार, हर कंपोनेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कैसे निकलता है? उसमें जो करंट जा रहा उनटू उसमें उसका रेसिस्टेंस। याद करो, तुम बहुत सारे जगह प्रूफ में पढ़े हो। पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी कंपोनेंट में जो करंट है उसका जो रेसिस्टेंस है। तो इसको हम V बोल सकते, क्या V? बिल्कुल बोल सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, वहां पे इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? क्लोज सर्किट में दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। अब आप यहां से V का वैल्यू निकालिए, इसको इधर ला लीजिए, E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। अब देखो यहां पर ये E क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। I क्या है? ये भी कांस्टेंट मानो, सीरीज है। तो अब कौन चेंज होता है? R और V। देखो हम बता रहे थे ना, इंटरनल रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगा, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, तो ज्यादा माइनस होगा ईएमएफ में से। तो ईएमएफ फिक्स है। फिक्स क्या? 10 वोल्ट देने की क्षमता है। किसी बैटरी की क्षमता कितनी है? 10 वोल्ट। हमने उसको जोड़ा सर्किट में, 1 एम्पियर करंट है मान लो, 0.1 इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो 10 में से 0.1 माइनस हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 0.2 हुआ तो 0.2 माइनस होगा, उतना कम होते जाएगा ना V का वैल्यू। समझ गया होगा सबको? कोई दिक्कत नहीं। यही एक फार्मूला हम समझ के हमने सब बताया तुमको। तो सब कुछ इसी फार्मूला से तुमको लिखवाए हैं। क्या लिखवाए कि V डिपेंड करता है इंटरनल रेसिस्टेंस पे, V कम है E से, देखो वो भी समझ रहे हैं यहाँ पे। V इक्वल टू E माइनस समथिंग, ईएमएफ में से कुछ माइनस करो तो V आएगा, तो V कम होगा कि नहीं होगा? कब होगा? क्लोज सर्किट में। देख लो ध्यान से, तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस पढ़ लीजिए, नोट करके क्या पढ़ेंगे देखो, ध्यान से समझना। इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट क्या होता है? सर्किट खुल गया तो करंट का वैल्यू कितना? 0। याद रखना, ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं। शॉर्ट सर्किट मतलब इनफाइनाइट करंट। शॉर्ट सर्किट मतलब इनफाइनाइट करंट, और ओपन सर्किट मतलब 0 करंट। ठीक है, तो ये 0 करंट हो गया। करंट का वैल्यू जब 0 डालोगे इसमें, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? E। यही तो हम तुमको लिखवाए हैं डेफिनेशन, याद करो क्या है? EMF इज पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। EMF इज पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट, बराबर है कि नहीं? EMF इज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? EMF के बराबर है। लेकिन सर्किट कैसा होना चाहिए? ओपन। जब क्लोज हो गया, कुछ करंट आ गया, तब बराबर ये नहीं होगा, कुछ माइनस हो जाएगा। अच्छा, क्लोज सर्किट में देखो, आई जब फ्लो हो रहा तो सर्किट क्लोज है, तो अभी आई फ्लो हो रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। यानी V ही E है और V ही टर्मिनल वोल्टेज भी है। कब है? I पे डिपेंड है। जब I 0 है तो V को E बोलिए, और जब I कुछ है 1 एम्पियर 2 एम्पियर, तो V को क्या बोलिए? टर्मिनल वोल्टेज बोलिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। है क्या बच्चों? बताइए, है नहीं है? तो यहां से आप लिख सकते थे वही चीज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ओपन सर्किट में किसके बराबर हो जाता है? ईएमएफ के। ठीक है, ओके। और एक रिलेशन हम आपको बता दें, ध्यान से सुनेंगे। एक और फॉर्मूला बता देना, ये तो हो गया बड़ा काम का रिलेशन है, ध्यान रखना। रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस। अब यहां से हम आपको एक फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, ध्यान दो। V टर्मिनल वोल्टेज का, टर्मिनल वोल्टेज, इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज कितना मिला हमको? V। इसमें करंट कितना जा रहा है बताइए? I। और रेसिस्टेंस कितना? R। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? V इक्वल टू IR? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस I के वैल्यू को यहां से I निकाल के यहां पुट करिए, क्या I है निकालने का, ये यहां पे पुट करो, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू R। इसको इधर क्रॉस करो, यहां से स्मॉल r का वैल्यू चाहिए। क्या का वैल्यू चाहिए बच्चों हमको? स्मॉल r का। कितना आ जाएगा बताइए?
एक तो ये भी फॉर्मूला याद रखना, ये भी काम आ जाएगा कभी ना कभी। ये सब फॉर्मूले देखो बिना करंट का ही बन जाएगा। दिख रहा है इसमें करंट का कोई रोल नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ईएमएफ पता रहता है हमेशा, आर सर्किट में दिया रहेगा, इंटरनल रेसिस्टेंस भी दिया रहता है, यानी सिर्फ इंटरनल रेसिस्टेंस की मदद से हम टर्मिनल वोल्टेज, तो इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए करंट की जरूरत पड़ेगी। इसको यूज करोगे तो करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईएमएफ दिया रहता है सेल का, इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेल में दिया रहता है, नहीं दिया रहता है जीरो ले लेना। जब इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं दिया रहे तो क्या लेना, जीरो। रेसिस्टेंस दिया रहेगा तो इससे आप टर्मिनल वोल्टेज दूसरे फॉर्मूला में निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। अब इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से बताइए क्या जाएगा। इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जाएगा बताइए, E माइनस वी बाई आई आएगा क्या, नहीं आएगा क्या भाई? यहां से सोचो ना, इसको इधर माइनस करो, आई से डिवाइड करो, तो इससे आ जाएगा इंटरनल रेसिस्टेंस। यहां पे भी चाहो तो तुम आई का वैल्यू डाल सकते हो। कितना डाल सकते हो आई का वैल्यू, ये डाल सकते हो, या V का वैल्यू डाल दो। एक सेकंड, ठीक है नहीं फॉर्मूला, E माइनस वी अपॉन आई, हाँ ठीक तो है। तो आई का वैल्यू पुट करो, यहां पे क्या आएगा, तो E माइनस वी, और देखो आई को हमने लिख दिया V बाई आर, लिख सकते हैं ना आई, यहां से इसको पलट दो तो ये आ जाएगा E माइनस वी अपॉन वी। ये सब यूज होने वाला फॉर्मूले हैं। तो हमने तुमको ढेर सारे फॉर्मूले बता दिए, तुम्हारा दिमाग हो सकता है कंफ्यूज भी हो रहा होगा, बट इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अलग अलग रूप है जो प्रेजेंट किया हमने तुमको। तो ये एक नॉर्मल फॉर्मूला हो गया आई का। अच्छा, ये फॉर्मूला हो गया टर्मिनल वोल्टेज का, हुआ बढ़िया है, लेकिन इसके लिए करंट चाहिए। अगर आप बिना करंट का टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला चाहते हो तो ये। फिर अब बात आई इंटरनल रेसिस्टेंस के फॉर्मूले की। इंटरनल रेसिस्टेंस तो कहां से निकालेंगे हम, यहीं से निकाल लिए, तुम समझो इंटरनल रेसिस्टेंस। देख लो भाई, इसको इधर ला लिए, इसको इधर ला लिए, जैसे भी कहां से भी दिमाग लगा लो, यहां से ये निकाल लिए। अब इसमें भी करंट है, इन द टर्म्स ऑफ करंट, इन द टर्म्स ऑफ करंट। हम बोले करंट नहीं होना, तो यहां से डाल दो आई का वैल्यू V बाई आर, ऐसा हो। तो इस इंटरनल रेसिस्टेंस को निकालने के लिए आपको ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, मतलब अलग अलग फॉर्मूले देखो। तो बोल सकते हो ये रिलेशन बिटवीन, यहाँ जो हेडिंग है वो है EVR, देखो EVR, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, चलिए सब आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल। सेल्स का ग्रुपिंग, तो पहला है सीरीज ग्रुपिंग। तो हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे ग्रुपिंग करते हैं सेल का। सीरीज ग्रुपिंग आपको टॉर्च में यूज किया होगा आपने, टॉर्च में। ठीक है, टॉर्च में सीरीज ग्रुपिंग, एक के बाद एक सेल डालते हैं। देखो ये ऐसा देखे होंगे ना, ऐसा ही ग्रुपिंग होता है। कैसे, प्लस टर्मिनल माइनस से, प्लस टर्मिनल माइनस से, ऐसे जोड़ते जाते थे हम लोग, सेल को अंदर से डालते थे। सबने देखा होगा ऐसा होता है, ऐसा एक अगला पहला बैटरी, फिर दूसरा बैटरी, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो देखो इसमें ऐसे मान लो डॉट डॉट डॉट, हमने n सेल्स जोड़े, सबका ईएमएफ E है, सारे सेल का ईएमएफ सेम लिया हमने E, और इंटरनल रेसिस्टेंस सबका क्या ले लिया, स्मॉल r। समझना ध्यान से। अब सर्किट सिर्फ सेल से तो नहीं चलेगी, बैटरी तो सोर्स है, वोल्टेज को खाने वाला भी कोई होना चाहिए, तो उसके लिए हमने लगा दिया रेसिस्टेंस R। थोड़ा उल्टा हो गया, हम लोग जनरली उल्टा बनाते हैं, आप सीधा कर लेना। एक R रेसिस्टेंस लगा दिए, इतने सारे सेल लगा दिए, n सेल्स लगा दिए और कनेक्ट कर दिए, और सब मिलकर कुछ करंट बना रहा होगा I। ध्यान से समझना। तो n सेल्स हमने कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, n cells are connected
इन सीरीज में जोड़ा हमने ईच का ईएमएफ, ईच ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई, सबका ईएमएफ कैपिटल ई है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस और सबका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है। तो बताओ सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होता है, तुमने पढ़ा है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सम होता है, याद है? ऐसे ऐसे पढ़े थे, V1 V2 V3, टोटल के लिए हमने क्या किया था? तीनों को प्लस किए थे। तो इस बात को लिख लो, इन सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस गेट एडेड टू गेट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सबको ऐड करेंगे तो बताइए टोटल ईएमएफ कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सेम ही है ना? बिल्कुल। पोटेंशियल डिफरेंस के ही दो वर्ड है, रूप, एक को बोलो ईएमएफ, एक को बोलो टर्मिनल वोल्टेज। समझ में आ रहा है ना? ईएमएफ सोर्स के लिए बोलना है। जब भी आप सोर्स की बात करो तो हमने लिखा था सोर्स यानी सेल बैटरी की बात करो तो क्या बात करना? ईएमएफ की। और जब भी किसी दूसरे चीज की बात करो तो क्या बोल सकते हो तुम? टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, हर जगह सही है। टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? एनई। समझा एनई कैसे हुआ? कुछ लोगों को समझा नहीं होगा, ये समझ गया। ई एन बार प्लस करो तो कितना आएगा? एनई। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस की। तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर सब सीरीज में एन बार, बताओ कितना आएगा? टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन बार, तो क्या आ जाएगा? एन आर। अच्छा, वो एन आर ये पूरे का, और ये भी तो जुड़ेगा सीरीज में, तो एन आर प्लस आर। टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा? आर ये है और उसमें एन आर ऐड हो जाएगा। अब करंट निकालिए। करंट, करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ, ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस। तो I इक्वल टू ईएमएफ कितना? एनई, रेसिस्टेंस कितना? आर प्लस एन आर। अब इसमें एक स्पेशल केस है, ध्यान से सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही चीज के लिए हम लोग पढ़ ही रहे हैं। देखो, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस इज लेस देन एक्सटर्नल, मतलब स्मॉल आर कम होना चाहिए कैपिटल आर से। फिर से सुन लें, इसमें अगर स्मॉल आर कम हो कैपिटल आर से, देखना हम किसको कम कर रहे हैं? इसको कम कर रहे हैं। मतलब बाहर जो एक रेसिस्टर आप लगाए हो वो अंदर के सारे रेसिस्टर को जोड़ करके भी क्या होना चाहिए? मतलब ये अंदर का सारा जोड़ करके भी इस अकेले से कम पड़ना चाहिए। पड़ सकता है क्योंकि अंदर 0.1 ऐसा रहता है। तो 0.1 आप 50-100 बार भी जोड़ लो तो भी अकेले 20 ओम 30 ओम है तो कम ही पड़ जाएगा भाई, वो तो कम ही पड़ जाएंगे सब। तो जनरली होता है, जनरली यही होता है, ज्यादातर केसेस में यही होता है कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज्यादा रहता है। तो ये इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जो बहुत छोटा है डिनोमिनेटर उसको हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, देखा होगा तुमने। तो नेग्लेक्टिंग, तो हम नेग्लेक्टिंग कर देंगे n इंटू स्मॉल आर को, तो I इक्वल टू हो जाएगा n टाइम्स ऑफ E बाई आर। देखो तो E क्या है? E है ईएमएफ ऑफ वन सेल, R क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। क्या हम E बाई आर को करंट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस, करंट इन वन सेल। चलिए, तो टोटल करंट, I टोटल करंट है, इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ करंट थ्रू ईच सेल। यह समझना इस बात को, ये एक सेल से निकलने वाला करंट हो गया, ये क्या हो गया? करंट थ्रू ईच सेल। समझ ही रहे हैं? एक सेल का ईएमएफ है तो करंट भी एक का ही होगा, सबका थोड़ी होगा। मतलब क्या हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन में तुमको अगर ज्यादा करंट चाहिए, याद रखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए तो आपको ध्यान रखना है
क्या ध्यान रखना है कि बाहर का रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। इस बात को यहां पे स्टार लगा के लिख लो कि टू गेट मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपिटल आर शुड बी मोर देन स्मॉल आर। कोई समझा नहीं ये बात, बोला सर ये मैक्सिमम करंट कहां से हो गया, ये मैक्सिमम करंट कहां से हो गया। रुको हम समझाते हैं, इधर ध्यान दो। दूसरा केस मानो, पूरा दिमाग का बत्ती का चालू हो जाएगा। दूसरा केस मान लो लिखना मत, एक ही केस पढ़ाया जाता है। दूसरा केस, मान लो कि ये कम होता, मान लो कि ये कम होता, तो इसको हटाते हम। मान लो कि बाहर का रेसिस्टेंस कम होता था, हम इसको हटाते, चलो हटा दो। अब n से n कट गया। E क्या है, EMF ऑफ वन सेल। R क्या है, एक सेल का रेसिस्टेंस। तो ये आता करंट इन वन सेल, ये भी I आता एक सेल का, और ये I है टोटल। ले तेरी की जय हो। अब ये क्या हुआ समझो, पूरे लोग मिल के भी उतना ही करंट देंगे जितना एक देता था। फायदा हुआ तुमको लगा के। हमने 10 बैटरी लगाई और 10 मिलके उतना ही करंट दे रहा जितना एक देता था। फायदा हुआ तुमको, फायदा हुआ ना। कैसे फायदा हुआ रे, 10 को बैटरी लगा, क्या मतलब बना, पे एक ही लगाओ ना। ये फायदा हुआ तुमको। करंट ज्यादा मिली कि कम मिली, करंट ज्यादा मिली कि कम मिली, बताओ। बोलने नहीं सब, यहां हमको करंट ज्यादा मिला कि कम मिला, कम मिला। तो ये हम कॉम्बिनेशन नहीं, मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे, इसीलिए हमने यहां लिखा है टू गेट मैक्सिमम। अब समझा होगा आपको मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा करंट। अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट चाहते हो, n टाइम्स चाहते हो, मतलब एक सेल अगर 1 एम्पियर देता है तो 10 सेल 10 देना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि 10 सेल लगा के 10 गुना करंट चाहिए, तो आप ये कंडीशन फॉलो करो। अगर हम चाहते हैं कि हमारा 5 सेल लगाएं, 5 टाइम्स ज्यादा करंट आना चाहिए, तो हमको ये सब फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको 5 टाइम्स ज्यादा करंट मिलेगा। ठीक है, नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। ओके, तो नेक्स्ट है पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग का एग्जांपल टॉर्च है, और सीरीज ग्रुपिंग का डेफिनेशन क्या है बच्चों, डेफिनेशन नहीं लिखे हम, खुद से लिख लेंगे। देखो, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल आर कनेक्टेड। समझ गया, एक का प्लस दूसरे के माइनस से। देखो तुम बहुत सारे बैटरी ले लो, ऐसे करना तुम, प्लस माइनस होता है ना भाई, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस, ऐसे जोड़ते जाओ। ये सब कौन सा ग्रुपिंग है, सीरीज। याद करो केमिस्ट्री में मिला है, फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस में। तो सीरीज ग्रुपिंग का मतलब होता है जब प्लस टर्मिनल किससे जुड़ा हो, माइनस टर्मिनल से। डेफिनेशन लिखते हैं यहां पे, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल get connected with negative terminal of other cell, then it is called, तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। चलिए अब पैरेलल बनाते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, तो सीरीज ग्रुपिंग तो आप सीख लिए, प्लस को माइनस से जोड़ते जाओ तार से, तो सीरीज बन जाएगा। अब पैरेलल ग्रुपिंग, फिर मिक्स ग्रुपिंग आएगा। तो यहां ये सीख के बस आप जाइए, क्या सीख के जाइए, कंक्लूजन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कंक्लूजन भाई। क्या कंक्लूजन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा से ज्यादा करंट तभी मिलेगा जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या हो, लिख दे पूरा कि समझ रहा है, इसको समझना जरूरी है। ये क्या है, एक्सटर्नल, और ये क्या है, इंटरनल। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, किससे, इंटरनल रेसिस्टेंस से, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा करंट मिलेगा। अब देखिए, पैरेलल ग्रुपिंग आप सबसे ज्यादा यूज करते हो रिमोट में, रिमोट में पैरेलल ग्रुपिंग है, टॉयज में पैरेलल ग्रुपिंग है। तुम देखना, एक बैटरी सीधा एक उल्टा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, प्लस प्लस जोड़ते कि प्लस माइनस जोड़ते हो, कि सीरीज ही ग्रुपिंग है रे। रिमोट में कैसा जोड़ते हैं, प्लस को माइनस से कि माइनस
प्लस प्लस दोनों एक तरफ, माइनस माइनस एक तरफ। जल्दी बताओ, किसी ने ध्यान दिया रिमोट का ग्रुपिंग? प्लस प्लस एक साथ कि प्लस माइनस एक साथ? तो ये है पैरेलल ग्रुपिंग बन रहा है। इसमें भी एन जोड़े, लेकिन एन एन दोनों में लेंगे तो तुम्हारा दिमाग एन एन आ जाएगा, इसलिए हमने एम लिया। एम सेल्स, कितने सेल्स? एम। एम क्या है? नंबर ऑफ सेल। एन नहीं, एम। एन के बाद आता ना एबीसीडी में। देखिए तो हर सेल का ईएमएफ ई है, और इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर। अब ये सिर्फ तो बैटरी है, वोल्टेज खाएगा कौन? तो अक्सर क्या होता है, आदत होगी यहां बैटरी बनाने की, देख लेना, तो गलती से बैटरी मत बनाना। बैटरी तो करंट कंज्यूम कौन करेगा? सोर्स ही रहेगा। अब ये सब लोग करंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, सबका करंट मिल के कितना हो गया? आई। बराबर, सही है? आई करंट टोटल करंट है। तो आई क्या है सर्किट में? टोटल करंट। आर क्या है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ई क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल। स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस। ईएमएफ ऑफ ईच सेल, ईच लिखना चाहिए। चलिए, आपने एक तो गाना सुना ही होगा कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम। यानी अगर इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, तो सबको क्या मिलेगा? भी मिलेगा। और टोटल सर्किट का पोटेंशियल कितना रहेगा? वी। यही थोड़ा डाइजेस्ट नहीं था बच्चों को हर चीज को आदत होगी ऐड करने की। ई कितना होगा टोटल? एन। अरे ऐसे कैसे जुड़ता थोड़ी है, सीरीज में जुड़ता है, पैरेलल में जुड़ता नहीं है। तो इसका एक डिफिनीशन क्या होगा? जब सारे सेल के प्लस टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट हो और माइनस एक पॉइंट पे कनेक्ट हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है? ऑल पॉजिटिव टर्मिनल्स get connected at one point and negative terminal get connected at another point. Then this grouping is called parallel grouping. चलिए अगला बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इन पैरेलल, सब लोग जान रहा है, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता है। तो टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट, ध्यान से सुन लेना, यही डाइजेस्ट करना है तुमको। टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट जो होगा सीकेटी, सर्किट को सीकेटी लिखते हैं, ई लिखेंगे, एनी मत कर देना बेवकूफ जैसा, ई। अच्छा, और ये स्मॉल आर सब पैरेलल में, अभी क्या में है? सब पैरेलल में। तो ऑल इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस निकालते हैं सीधे, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इसको 1 by स्मॉल आर इक्विवेलेंट बोलो, सब स्मॉल आर का इक्विवेलेंट टोटल। तो कितना लिखेंगे बताइए? 1 by स्मॉल आर प्लस 1 by स्मॉल आर प्लस 1 by स्मॉल आर। कब तक करोगे ये? n बार। तो ये
एक ही चीज को 10 बार लिखने से अच्छा 10 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको क्या लिख देंगे m इंटू 1/r। ये 1/r इक्विवेलेंट है, पलटी मार दो, r इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, स्मॉल r बाई m। टोटल नहीं आया, बस इसको मिला के आया। अब ये मिल गया, अब ये इसके साथ ये r भी है सीरीज में, ये तो सीरीज में है ना, इसके साथ देखो सोचो, ये पूरा मिल के एक, और वो इसके साथ क्या हो गया सीरीज, तो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस सर्किट का R प्लस ये वाला, बोलो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें आएगी तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? अब करंट निकालेंगे और फिर वो मैक्सिमम करेंगे। क्लियर है? टोटल करंट निकालिए, करंट निकालिए फटाफट। देखिए करंट बराबर क्या होगा, ईएमएफ यानी E अपॉन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस R प्लस स्मॉल r बाई m। ये आ गया। अब m एलसीएम ले लो, ये m यहां मल्टीप्लाई कर दो और पलट के ऊपर भी ले जाओ एलसीएम करने के बाद, तो E अपॉन कैपिटल R से m मल्टीप्लाई हो गया, ये पलट के ऊपर चला गया, तो I इक्वल टू सेम आ गया, देखो me, बस अब की बार इसमें मल्टीप्लाई हो गया कैपिटल R में। अब तुम बताओ किसको हम हटाएंगे तो हमको m टाइम्स ज्यादा करंट मिलेगा। इसको हटाओ, mm कटना नहीं चाहिए। पिछली बार हम क्या किए थे, एक को ऐसा हटा दिए थे जिसमें n था, अब इसको हटाओ। कैसे हटाएंगे, इसको मान लेंगे क्या है, ये कम है, समझ रहा है क्या। फॉर मैक्सिमम करंट, देखो फॉर मैक्सिमम करंट, ज्यादा से ज्यादा करंट का क्या शर्त है, डिनोमिनेटर कम करिए, तो इसको हटाएंगे, क्या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कम होना चाहिए, किससे, इंटरनल से। ये बहुत मुश्किल काम है, सेल के अंदर बहुत कम रेसिस्टेंस होता है, तुम बोल रहे हो उससे भी कम बाहर लगा दो, वो बड़ा मुश्किल है। दिस इज प्रैक्टिकली वेरी मुश्किल काम, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है भाई, क्योंकि बाहर का रेसिस्टेंस जनरली हाई ही होता है, फिर भी पढ़ाया जा रहा है। तो मैक्सिमम करंट के लिए स्मॉल r अगर कम कर दिया जाए, ये करना है आपको, ये करना है, ये खुद करेंगे हम। स्मॉल r को कम कर दें इंटरनल रेसिस्टेंस से, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ रहा है किसको नेग्लेक्ट करना है, कैसे, m वाले को करिए तो कटेगा नहीं, mm कटना नहीं चाहिए, m टाइम ज्यादा करंट चाहिए हमको। तो ये m इंटू r हट गया, तो I बराबर क्या आ गया बताइए, m मल्टीप्लाई E बाई स्मॉल r। E क्या है, वोल्टेज, EMF बाय रेसिस्टेंस, बताओ पोटेंशियल V बाई R, EMF बाय रेसिस्टेंस क्या होगा, करंट, ये क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, यानी I इक्वल टू m टाइम्स करंट थ्रू ईच सेल, इसको करंट थ्रू ईच सेल बोलते हैं, हर सेल से जाने वाला करंट। ये देखो जो टोटल करंट है, टोटल करंट जो है वो m टाइम्स ज्यादा है, समझ गया, टोटल करंट इज m टाइम्स मोर, m टाइम्स ज्यादा है, किससे, करंट थ्रू ईच सेल से। कब, जब बाहर का रेसिस्टेंस ज्यादा हो। तो हम कंक्लूजन लिख रहे हैं यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ही है, इसके लिए पढ़ाया जा रहा है। हम चाहते तो डायरेक्ट भी बता सकते थे, बट फिर भी पढ़ा दिए पूरा। तो यहाँ कंक्लूजन लिख रहे हैं, कंक्लूजन जरूर आप याद रखें, बाकी कुछ भूल जाओ, एक कंक्लूजन का प्रूफ भी आना चाहिए। कंक्लूजन क्या है, इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल to get maximum current, जो R एक्सटर्नल है वो कम होना चाहिए, किससे, R इंटरनल से, इंटरनल रेसिस्टेंस से। समझ में आ गया। सीरीज के लिए बाहर का ज्यादा होना चाहिए, पैरेलल के लिए अंदर। मिक्स ग्रुपिंग में क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोई सोचो, 3 कंडीशन सोचो भाई। हम तुमको R और स्मॉल r में ही पढ़ा रहे, सीरीज में पढ़ाएं कि ये ज्यादा होना चाहिए, पैरेलल में पढ़ाएं कि ये ज्यादा होता है, मिक्स में क्या ज्यादा होना चाहिए, इक्वल। तो बस मिक्स का नहीं पढ़े तो छोड़ दे क्या मिक्स ग्रुपिंग में इक्वल आएगा, चलो फिर भी कर लेते हैं मिक्स ग्रुपिंग, ठीक है। पैरेलल हो गया, नोट कर लिए।
तो लोग बोल नहीं रहे, इसलिए हम जल्दी जल्दी मिटा दे रहे हैं, अभी बदला निकाल रहे हैं। इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, हम तो बोल सकते हैं ना, तुम बोले नहीं रुकने के लिए। इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, हाँ ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। वो भी एक सेल का होगा, और इंटरनल रेसिस्टेंस लो वो भी एक सेल का होगा, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम क्या कब मान रहे हैं, जब हम सब बाकी लोगों को नेग्लेक्ट कर चुके हैं ना, तब मान रहे हैं ना। हाँ उसका ऐसा सही बोल रहे तुम। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि हम एक बार कैपिटल आर ले रहे हैं तो भी करंट थ्रू ईच सेल बोल रहे हैं, और स्मॉल आर ले रहे हैं तो भी करंट थ्रू ईच सेल बोल रहे हैं। तो मेन पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, एक सेल का है। ये ई क्या है, एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम आर से डिवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर में भी आर है, उससे डिवाइड करो तो करंट उसी का मिलेगा, ठीक है। या ये वाला रेसिस्टेंस से भी डिवाइड करो तो भी उसी करंट, बाकी को नेग्लेक्ट किया गया है, ऐसा सोचिए। उस समय आर है ही नहीं, तो जब ये हम लोग कर रहे हैं उस समय एक आर को हम गायब कर चुके हैं, ये रेसिस्टेंस है ही नहीं सर्किट में, नेग्लेक्ट ये है। चलो अगला है मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स मतलब सीरीज भी और पैरेलल भी, दोनों। डायग्राम हम बनाते हैं, आप लोगों को लिखने से कोई मतलब तो है नहीं, बोलते नहीं तुम लोग तो मिक्स ग्रुपिंग कैसा होता है, तो सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा। तो ये एक ईएमएफ ई ई ई ई, कितने सेल्स जोड़ा हमने, एन, और सबका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। यह सीरीज ग्रुपिंग में पढ़े थे आपने, एन सेल्स। अच्छा, फिर ऐसा एक आर्म और लाओ, एन वाला, ये भी एन सेल्स, समझ रहा है। ये सीरीज हुआ, ये सीरीज हुआ। अब ऐसे ऐसे आप जोड़ते चल जाओ, कितने बार, एम बार। ओ तेरी, समझ में आया, कंफ्यूज हो गए। ना आर जोड़ना है, बैटरी जोड़ मत देना, आदत है हम लोग को बैटरी जोड़ने की, एक्सटर्नल से। सुनो, हमने क्या किया, ये सीरीज है, ये सीरीज है, ये सीरीज है, समझ रहा है ना सबको। सबका ईएमएफ ई ई ई ई। अतः पिछला डायग्राम, पिछले दोनों डायग्राम को मिला दिया गया, देख लो तो मिलाया गया ना। और ऐसा 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 सीरीज वाले को कितने बार जोड़े होंगे बताइए, एम बार। ओ एम टाइम्स, बोलिए आया कि नहीं आया। एन ऐसे 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 एन टाइम्स सेल ले लिया हमने, यानी तुम बोल सकते हो एन सेल सीरीज में जुड़ा है, और हर एन सेल वाला लाइन कितने बार जुड़ा है, एम बार। ओ कंफ्यूज हो गए एन एम करके। समझते एक एग्जांपल से, मान लो ऐसे तीन तीन सेल जोड़े, और ये तीन सेल कितने बार जोड़ दिए, 10 बार, यानी 10 बार तीन का कॉम्बिनेशन कितने में आ गया, पैरेलल में। क्लियर हुआ। एन एम क्यों लिए, क्योंकि अलग भी तो हो सकता है। समझ में आया क्या भाई, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। मतलब हमने क्या किया, तीन सेल जोड़े, और वो तीन सेल के कॉम्बिनेशन को तीन आपस में काय में, सीरीज में। देखो ये एक सेल, ये दो सेल, ये तीन सेल, फिर एक सेल, फिर दो सेल, फिर तीन सेल, ये दोनों सीरीज हुआ। ये भी सीरीज है, ये भी सीरीज है, और दोनों सीरीज वाले माला को पैरेलल में लगा लीजिए। समझ में आ गया। एन सेल्स इन सीरीज को एम बार इन पैरेलल जोड़ दिया, यानी कुल मिला के दोनों कंबाइन ही हो गया। तो इसको मिटा दे रहे हैं हम। इसमें दोनों इक्वल आएगा, लेकिन इसमें एक चीज आपको सीखने को मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम। याद हम पढ़ाए थे, किसी भी चीज को मैक्सिमम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर दो,
तो डिफरेंशिएट करके इसमें थोड़ा करना पड़ता है, अच्छा है कुल मिला के। देखिए यहाँ पे तो ईच सेल का ईएमएफ क्या है, ई। कौन 10 बार एक ही चीज की तरह छोड़ दें। हर सेल का ईएमएफ ई, हर सेल का इंटरनल आर। एन सेल्स, देखो एन सेल्स, एन सेल का सीरीज लाइन एम बार पैरेलल में जुड़ा है, इसको ऐसे लिखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n cells are connected m times in parallel। समझ रहा है क्या? 4 लोगों का सेल का ग्रुपिंग 5 बार जुड़ा है पैरेलल में, ऐसा कुछ सोचिए आप नंबर में। अब बताओ सीरीज में तो वोल्टेज जुड़ता है भाई, पैरेलल में नहीं जुड़ता, लेकिन सीरीज में तो जुड़ता है। तो बताइए इसका टोटल ईएमएफ कितना होगा, पहले लाइन का, फर्स्ट लाइन का टोटल ईएमएफ बताइए। ई ई ई ई एन बार, तो क्या होगा एन ई। अच्छा इसका टोटल कितना होगा एन ई, इसका टोटल कितना होगा एन ई। ओके इसका इंटरनल रेसिस्टेंस टोटल कितना होगा बताइए, एन इंटू स्मॉल आर। सही है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर सीरीज में। इसका कितना होगा एन आर, इसका कितना होगा एन आर, एन आर एन आर एन आर कितने बार, एन बार। बहुत दिमाग का दही होता है इस डेरिवेशन का। और एन ई एन ई, तो बताइए टोटल वोल्टेज कितना होगा, एम ई बोल रहे हैं। देखो एक डायलॉग में हमने बताया, कोई बता रहा है टोटल ईएमएफ कितना होगा सर्किट का, एन ई होगा बराबर, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ क्या रहता है सेम, जो एक का आया वही सबका आएगा। टोटल ईएमएफ ऑफ, क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन बोले क्या, टोटल ईएमएफ ऑफ फर्स्ट आर्म, ऐसा लिखते हैं, फर्स्ट रो, ऐसा ऐसा लिखते हैं। हाँ फर्स्ट रो, पहले रो का ईएमएफ एन ई, ईएमएफ ऑफ सेकेंड रो ये भी एन ई, और ईएमएफ जो होता है इन पैरेलल रिमेन सेम। इसलिए टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट भी कितना हो जाएगा बताइए, सर्किट का भी ईएमएफ हो जाएगा एन ई। चलिए अब आ जाते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस में। देखो यहां लिखा भी इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ईच रो, हर रो का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है बच्चों, एन इंटू स्मॉल आर। क्लियर है, एन आर एन आर एन आर, और ये सब काहे में कनेक्टेड है, एन आर एम बार पैरेलल में कनेक्टेड है। एन आर एन आर एन आर कितने बार कनेक्टेड है, एम बार कनेक्टेड है पैरेलल में। तो चलिए निकालते हैं टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, निकालते हैं। कैसे निकाले थे पिछली बार, याद है ना, ऐसे लिखे थे 1/r(e)(q), सबका एक एक का ले लो, एक का भी एनआर है, पहले बार आर था, अभी एनआर है, एनआर एनआर 1/nr, कितने बार ये करना पड़ेगा, m टाइम्स, तो कितना होगा, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m मल्टीप्लाई 1/nr, ये पलटी मार देंगे, r इक्विवेलेंट ही चाहिए तुमको, तो nr अपॉन m। ये पूरे का इंटरनल रेसिस्टेंस निकल गया। अब ये पूरा मिला करके यहाँ एक लगा दो, सोचो पूरे मिलाकर हम तो वो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, सबके बदले एक, इन सबको हटा के यहाँ एक लगाओ। सोचे वो एक इनके साथ काय में होगा, सोचो सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में होगा, ये सर्किट में एक ही करंट जाएगा, तो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सीकेटी कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस एन आर अपॉन कैपिटल स्मॉल एन। बस करंट ही तो चाहिए तुमको, करंट क्या होगा, ईएमएफ टोटल कितना है, टोटल ईएमएफ बताइए, एन ई अपॉन टोटल करंट, सॉरी रेसिस्टेंस,
अब आप m से मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम लेके, कट 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 कट, m इधर आएगा ऊपर जाएगा तो mn, ये ऊपर भी जाएगा ना m एलसीएम होने के बाद, mn e अपॉन m e r प्लस एन आर। अब इसका मैक्सिमम का कंडीशन निकालिए। इसमें समझ नहीं रहा कि इसको नेग्लेक्ट करे, तो पिछली बार समझ रहा था, जिसमें m था उसको नेग्लेक्ट किए थे हम, जिसमें n था उसको नेग्लेक्ट किए थे। याद करना, देखना कितना आइडियाफुल बात कर रहे हैं। इससे सबकी बात हो जाएगी पीछे, क्योंकि मिक्स है, सीरीज भी है, पैरेलल भी है, देखो m भी है n भी है, इसीलिए mn लिया हमने। सेम सेम ले लेते तो यहाँ n गड़बड़ हो जाता कि नहीं। तो देखो सीरीज ग्रुपिंग में तुम इसको नेग्लेक्ट किए, पैरेलल ग्रुपिंग में इसको नेग्लेक्ट किया, जिसमें मल्टीप्लाई था। अभी कैसे करोगे, दोनों को तो नहीं कर सकते, दोनों करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब बड़ा दुविधा में फंस गया। तो किसी भी चीज का मैक्सिमम मिनिमम समझ में नहीं आया तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तुमको आई मैक्सिमम चाहिए तो आप करंट को डिफरेंशिएट कर लो। कौन है जो यहाँ चेंज हो सकता है, स्मॉल आर। स्मॉल आर चेंज हो सकता है, कैपिटल आर भी चेंज हो सकता है। एक और तरीका हम आपको बताते हैं, बिना डिफरेंशिएट के ही बन जाएगा। चलिए यह मिटा दे, हो गया क्या, थोड़ा जगह चाहिए, आई नीड सम स्पेस। मैक्सिमा मिनिमा करने का एक और तरीका है, जो आप मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर पढ़ोगे तो समझेगा। स्क्वायरिंग कर दीजिए उसका। करंट का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब डिनोमिनेटर सबसे कम होगा। देखो हम डिनोमिनेटर को कम बनाने की कोशिश करते हैं। हो गया, मिटा दें, कोई बोलता तो है नहीं तो हम मिटा दे रहे हैं। होंगे लोग हैं इधर तक। मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए बताइए, करंट ज्यादा से ज्यादा के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कम से कम। सोचो, नीचे वाला कम होगा तभी तो आई ज्यादा आएगा। सोचोगे नहीं तो नहीं समझेगा। ये मिनिमम होना चाहिए। ओके, अब कम से कम कैसे करें पता नहीं चल रहा। फॉर मैक्सिमम करंट आई, ये मिनिमम होना चाहिए। अब इसको हम लोग थोड़ा टेक्निक लगाना, ध्यान देना। इसको लिख दिया अंडर रूट एम आर का स्क्वायर। तुमको कोई दिक्कत है नहीं, स्क्वायर से रूट कट जाता है ना। इसको लिख दिया अंडर रूट एन आर का स्क्वायर, आइडेंटिटी बना रहे हैं। इसमें -2ab कर दो अपने मन से, -2 अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर, फिर प्लस भी कर दो अंडर रूट एम आर। क्या हम अपने मन से कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करना अलाउ है? बिल्कुल बिल्कुल अलाउ है। अब देखो ये तीनों मिलकर आइडेंटिटी बन जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो अंडर रूट एम आर, देखना मैक्सिमम मिनिमा जब आप मैथ में पढ़ोगे ना तो ये सब टेक्निक बड़ा यूज होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस, मतलब स्क्वायर बना दीजिए। स्क्वायर बनाने से क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम लोग को सब कुछ पता है। इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब आप बताओ, ये इसका सबसे कम से कम वैल्यू, तो बताओ किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव होता है? नहीं, हमेशा क्या होता है, प्लस। तो बताओ कम से कम ये कितना आएगा, हमको ये कम से कम चाहिए। कम से कम के लिए 0 होगा। इस पूरे का वैल्यू हमको कम से कम एकदम छोटा बताओ, हम बोलेंगे भाई कम से कम मतलब ये 0 डाल लो। कोई भी चीज का स्क्वायर कितना हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता। हो सकता है, सोचो, नहीं हो सकता है, माइनस में तो जाएगा नहीं। यहां पे लफड़ा था, इसीलिए हम इसको ऐसा किए। ये जो आएगा सो आएगा, लेकिन ये 0 से, इसके बारे में हमको नहीं पता कि कम से कम कितना होगा। इसके बारे में हमको नहीं पता कि कम से कम कितना होगा। हम हो सकता है 0.1 डाले तो और कम, 0.2 डाले तो और कम। कब तक डालते रहे यार, इसका हमको नहीं पता। लेकिन हमको इसका पता है 0 से कम नहीं हो सकता है। समझ रहा है सबको? तो ये 0 से कम नहीं हो सकता है, तो वही हम लिखेंगे कि फॉर मिनिमम वैल्यू अंडर रूट एम इंटू आर माइनस अंडर रूट एन इंटू आर का वैल्यू 0 होगा। 0 से कम पॉसिबल नहीं है। अब ये 0 होगा तो उधर चला जाएगा। अंडर रूट एम आर इक्वल टू अंडर रूट एन आर, रूट से रूट कट जाएगा, यानी देखो एम आर इक्वल टू एन आर। देखो क्या आ गया, ध्यान से देखो क्या आ गया, देखो क्या आ गया, ध्यान से। इस एम को इधर डिवाइड में ले लो। तो ये कहीं अभी था, ये क्या है,
टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। ओ, सीरीज पैरेलल सब मिला करके ये क्या था, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। और ये क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। यानी अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, बाहर का रेसिस्टेंस इक्वल हो जाए टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, then you get the maximum current, then we get I max। देखिए समझिए फिर से, I ज्यादा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को कम रखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का कम करने के लिए हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाया, और स्क्वायर किसी भी चीज का जीरो से कम नहीं हो सकता, यानी ये जीरो हो गया। जब ये जीरो होगा तब ये वैल्यू मिनिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा तो आई में क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये हो गया आपकी कंडीशन। तो आपने तीन चीजें सीखा। अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, उससे सवाल या प्रूफ जरूर आ जाता है पेपर में। ठीक है, ये ग्रुपिंग ऑफ सेल कोई कोई टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि पेपर में इसका प्रूफ नहीं आता, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत बार देखा हमने कि कब ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा आता है कि कब मिक्स ग्रुपिंग में कब सबसे ज्यादा करंट तुम ड्रॉ कर सकते हो। जब एक तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो तो मिक्स ग्रुपिंग तुमको ज्यादा से ज्यादा करंट प्रदान करेगा। चलिए नोट कर लिए, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, किरचॉफ्स लॉ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। हाँ, किसी भी कंडक्टर को जब हम अर्थिंग कर देते हैं, हाँ, तो अर्थ में चार्ज फ्लो नहीं होता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो के आता है। और कुछ अर्थ में, हाँ तो वही ना, इस पे प्लस है, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, इसको किरचॉफ्स ने दो लॉ बनाए थे। एक्चुअली ये लॉ बनाने का एक ही मकसद था, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करना। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे और भी बहुत सारे लॉ है जो पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि वहां तो और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पढ़ाए जाते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, दो थ्योरम पढ़ाए जाते हैं इंजीनियरिंग में, तो वो तो तुमको अभी यूज करना अलाउ नहीं है, नहीं तो वो और आसान है। तो किरचॉफ्स लॉ बेसिकली ओम्स लॉ के खामियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। ओम्स लॉ का खामियाजा क्या है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट जब हो गया तो ओम्स में मेरा इसी बात में दिमाग का दही हो जाएगा कि सीरीज कौन है, पैरेलल कौन है। यही पता करते हम आधे घंटे निकाल देते थे। जितने भी हम तुमको रेसिस्टेंस के सवाल पीछे दिए हैं उसमें तुम पहले क्या करते हो, पहले सीरीज कौन है, अच्छा ये सीरीज है, अच्छा ये अब ये सीरीज पैरेलल के नौटंकी से बाहर निकल के बनने का कोई तरीका नहीं किया, तो वो तरीका है किरचॉफ्स लॉ। यानी यहाँ कोई सीरीज पैरेलल का लोचा गीचा नहीं है कि आपको देखना पड़े सीरीज है कि पैरेलल है, ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा बड़ा टेंशन मुक्त हो जाएगा, ऐसा क्या, हमको तो बड़ा डाउट सीरीज पैरेलल नहीं होता है कि सीरीज पैरेलल कब हो रहा है। तो बराबर है, याद किरचॉफ्स लॉ इसीलिए बनाया गया था ताकि आपको बिना सीरीज पैरेलल देखे, बिना ओम्स लॉ लगाए हुए आपका सवाल बन जाए, और इजी है ये। अगर तुमको बोले थे कि एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बोले थे बाद में बताएंगे, तो वो यही शॉर्ट ट्रिक हम आपको यहाँ पे बताएंगे। मतलब आराम से करंट हम लोग निकाल सकते हैं बिना कुछ सॉल्व किए, बिना आर इक्विवेलेंट निकाले। तो ओम्स लॉ में क्या लोचा है, पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, टोटल रेसिस्टेंस, फिर टोटल वोल्टेज से भाग दो तो करंट आएगा, फिर और किचर मिचर करो, फिर सबका करंट निकलेगा, सबका वोल्टेज। बट वो नौटंकी अभी बंद होने वाली है। मतलब पीछे जितने सवाल को बनाए हो सबको इस तरीके से करना, ठीक है, क्योंकि पेपर में लिख तो नहीं आता, कि लिख के थोड़ी आता है कि ओम्स लॉ मेथड से करिए कोई लिख कर नहीं देता है, सवाल बनना चाहिए। तो बहुत इजी है किरचॉफ्स लॉ से न्यूमेरिकल बना लेना, मतलब सर्किट को सॉल्व करना। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि दिस लॉ इज यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए लॉ लगता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड, जहां पे सीरीज पैरेलल आपको पता ही नहीं चल रहा है कौन सीरीज कौन पैरेलल, देखेंगे ध्यान से। तो किरचॉफ्स लॉ लगता है आपको कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इसके दो लॉ है। पहला लॉ है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको करंट लॉ भी बोलते हैं, KCL।
केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है भाई? बहुत सिंपल सा लॉ है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ये तुम भी जान रहे हो। मान लो कि एक जंक्शन है। व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन उस पॉइंट को बोलेंगे जहां पे दो से ज्यादा एलिमेंट मिलना चाहिए, दो से ज्यादा कंडक्टर वायर मिलना चाहिए। जंक्शन समझता है? रेलवे जंक्शन, नागपुर जंक्शन है, पांडुना जंक्शन नहीं है ना, स्टेशन है। स्टेशन और जंक्शन में क्या फर्क होता है? जंक्शन पे 3 से ज्यादा टर्मिनल होती है। देखो सिंपल लॉ तुमको समझा रहे। रेलवे में जंक्शन किसको बोलते हैं? जहां पर रेलवे ट्रैक कम से कम 3 से ज्यादा ही होना चाहिए, 3 ट्रेनें आके खड़ी हो सके एक टाइम पे, वो जंक्शन है। स्टेशन बस रुकिए, ठहराव, स्टेशन वर्ड का हिंदी क्या होता है? ठहराव, ट्रेन आके रुकेगी बस। जंक्शन में क्या है? खड़ी भी रहे दिन भर, कोई टेंशन नहीं, ढेर सारी ट्रैक है। तो जंक्शन समझ गया होगा, जहां पे 3 से ज्यादा कंपोनेंट कनेक्ट हो, या 3 या 3 से ज्यादा। ठीक है, तो जंक्शन किसको बोलेंगे? नोट कर लेंगे, कर देखिएगा। जंक्शन यानी मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री और मोर कंडक्टर्स। तो ये जंक्शन पे ही लॉ लगता है। क्या लॉ है? बहुत सिंपल सी लॉ है, हम तुमसे ऐसे भी पूछे तो बता दोगे। मान लो इधर से I1 करंट आया, इधर से I2 आया, तो इधर कितना जाएगा? इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, तो इधर कितना जाएगा? I1 प्लस I2। तो बस यही तो ये लॉ है कि जंक्शन पे जितना इनकमिंग करंट है उन सबका सम, और जितना आउट गोइंग है उसका सम बराबर होगा। एक और जाने दो इधर से फिर, I4 I5। तो ये क्या बोलता है लॉ? ये लॉ बोलता है कि सम ऑफ ऑल इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करेंट्स। एट जंक्शन। मतलब यहां इनकमिंग कौन कौन है बताइए? I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। इसको एक तरह से ऐसे भी व्यक्त किया जाता है। क्या व्यक्त किया जाता है? कि सम ऑफ ऑल करंट एट जंक्शन जीरो, सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज जीरो। कैसे भाई? तो इसमें एक रूल है, आने वाले को आप प्लस लो, जाने वाले को माइनस लेना, रूल है। तो आने वाले का साइन प्लस में लो, प्लस I1। भाई इनकमिंग है तो फायदा हुआ, तो फायदा हुआ तो प्लस में ले लिए, और जा रहा है तो नुकसान हुआ तो उसको माइनस में ले लिए। तो इनकम इसको लगाने के लिए देखो, ये पॉइंट अगर लगाओगे, दोनों लॉ सही है। ये वाला बड़ा इजी लगता है बच्चों को, आने वाला इक्वल टू जाने वाला। इसमें लोचा है। लोचा क्या है? बोल तो दिया इन्होंने सम, लेकिन साइन के साथ चलना है आपको। साइन क्या है? आने वाले का प्लस लो जा, बात तो एक ही है ना। देखो तो, और इसको हम उठा के इधर ले गए, ये दोनों माइनस को, तो क्या बन जाएगा? तो ये दोनों में कोई फर्क है नहीं, तो दोनों एक ही है। इसको शॉर्ट में से भी लिखा देखो, सम पढ़े हो तुम इस साइन को? समेशन पढ़ते हैं मैथ्स में, समेशन ऑफ करंट एट जंक्शन इक्वल टू जीरो। शॉर्ट में ऐसे भी लिखा था। तो देखो यहां पे तुमको साइन भी बता दे रहे हैं कि इनकमिंग करंट, इनकमिंग कौन कौन था? इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेना आपको, और आउटगोइंग को निगेटिव। जब नीचे वाला लॉ लगाओगे, लगाना ही मत, बकवास है वो। ठीक है, अब सवाल है कि ये लॉ क्या बोलना चाह रहा है, ये लॉ कहां से आया, किस आइडिया पे इन्होंने बना दिया? तो बहुत सिंपल सी बात है, तुमने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ध्यान सुनो, मान लो यहां से 500 कूलम चार्ज बह के आया, तो चार्ज डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं, तो इधर गया कितना होगा? 500। भाई चार्ज को तुम मिटा नहीं सकते, जितना आया उतना
जाएगा। यानी ये लॉ किस लॉ पे आधारित था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस लॉ इज बेस्ड, ये 1 मार्क में आता है, इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे आधारित है कि किसी भी जगह चार्ज हमेशा सर्किट में सेम ही दौड़ता है, ऐसे घुमाते रहो चार्ज सेम चलता है। ठीक है, तो ये हो गया किरचॉफ्स का पहला लॉ। इसका इस्तेमाल क्या है? सर्किट वर्किट में करंट बनाने के लिए। जैसे ऐसा कहीं मिल गया एक जगह, मान लो यहाँ करंट I1, यहाँ करंट I2, तो यहाँ I3 मत लिखना, डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देना? I1 प्लस I2, ये दोनों मिलके। क्यों? ये लॉ लगाया हमने, देख लो। तो बिना पढ़े भी तो ये लॉ हम लोग लगाते हैं लाइफ में, कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं, नहीं लगाते भाई? बिना पढ़े भी लगा सकते थे, इसको पढ़ के क्या जरूरत है? अच्छा, मान लो इधर I1 आया, इधर I2 गया, तो इधर कितना जा रहा होगा? देखो तो बताओ, I3 मत बोलना। देखो, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग करो। नहीं समझे कुछ तो ऐसा करो, इधर I3 मान लो, इनकमिंग करो। इनकमिंग कौन है? I1। आउटगोइंग कौन है? I2 और I3। तो I3 का वैल्यू निकाल लो, कितना? I1 माइनस I2। I3 का वैल्यू आ गया I1 माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आराम से तुम 3 वेरिएबल के जगह कितना वेरिएबल हो? 2 में काम हो गया। अब I3 नहीं लिखेंगे ना, हम क्या लिखेंगे? I1 माइनस I2। तो याद रखो, ऐसे करो, इनकमिंग माइनस आउटगोइंग, निकल गया। ओके, तो नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट लिखो किरचॉफ सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ बोलते हैं उसको, मिटा दें। अगला लॉ बच्चों किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल या लूप लॉ। लूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्लोज पाथ में लगता है। देखो, ये क्लोज पाथ है, ये एक लूप है, याद रखें। और यहां पे कितने लूप है बताइए? 2। ये है लूप 1 और ये है लूप 2। समझ गया होगा? लूप मतलब कोई बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं दिख रहा। अब इसका नाम कर लेते हैं, नामकरण जरूरी है। ABCD, इसका नाम कर लेते हैं ABCDEF। तुम जंक्शन पहचान सकते हैं यहाँ पे? इस दोनों फिगर में कौन कौन जंक्शन है बताओ? जंक्शन ऐसा पॉइंट को बोलते हैं जहां पे 3 लोग या 3 से ज्यादा लोग मिल रहे हैं। कहां पे मिल रहे हैं? 3 या 3 से ज्यादा लोग, बी पे और ई पे, ये 2 जंक्शन है। यहाँ पे किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ भी लगेगा। ये क्लियर है बच्चों? ये क्या है? जंक्शन भी है। यहाँ पे हम इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग भी करेंगे। चलो आ जाओ इधर वापस भाई लॉ पे। ये लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज लूप में हर कंपोनेंट के पास आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। हर कंपोनेंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, सम करिए, 0 आ जाएगा। मतलब रेसिस्टेंस के पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, अभी सिखा रहे थे कि आर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मेरे पास एक आर है, इसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, क्या करोगे? आई से मल्टीप्लाई। अच्छा, ईएमएफ को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं। ईएमएफ को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं ओपन सर्किट। इस सबका पोटेंशियल डिफरेंस लेकर के सम करो तो 0 मिलेगा, ऐसा इसने बोला था। देखो, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across each components of a closed circuit is 0। ऐसे बोलते हैं इसको, समेशन पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 0। अब इसमें जब समेशन 0 बोले तो समझना साइन कन्वेंशन है। अब साइन कन्वेंशन क्या है थोड़ा समझेंगे, इसके रूल्स समझना बड़ा जरूरी है। लॉ तो कोई भी ऐसा मुंह उठा के पढ़ लेता है, लेकिन बाद में मुंह बना लेना पड़ता है। अच्छा, एक बात और सुन लेते हैं। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पे बनाया गया था? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, अभी आपको आगे हम समझाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है। कैसे भाई? तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस आप पढ़े होगे, वर्क डन बाय चार्ज होता है, पढ़े हैं? क्या हम वर्क डन को एनर्जी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। वर्क और एनर्जी तो सेम होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज इक्वल टू एनर्जी।
यानी इन्होंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज पूरे सर्किट में जीरो, मतलब ना ही पोटेंशियल क्रिएट हुआ है ना ही पोटेंशियल डिस्ट्रॉय हुआ है, जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग हो गया होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा। ठीक है, इसलिए हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल और एनर्जी सेम है। याद करो तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन लिखोगे तो लिखोगे द वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी एक एनर्जी है, यूनिट चार्ज के में लगने वाला एनर्जी ही पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी टू फ्लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लिख लेना अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में एक बार कि कैसे, हाउ पूछ दिया उन्होंने, लग गई तुम्हारी। अब देखो साइन कन्वेंशन, हम लोग इसका समझना बड़ा जरूरी है। साइन कन्वेंशन नहीं, रूल्स ही समझते ना, सीधे स्टेप्स समझते हैं कैसे यूज करोगे। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट ए क्लोज लूप एंड ड्रॉ इट्स डायरेक्शन। देखिए एक क्लोज लूप लीजिए, जैसे ए बी सी डी ए ऐसा लिया जाता है, पूरा क्लोज लेना है, ऐसा लेना है ए बी सी डी ए, और इसके डायरेक्शन को ऐसा ड्रॉ भी करिए। देखिए हम बना बना के बता भी रहे, ये ड्रॉ किया हमने, ये ड्रॉ मतलब हमने दिखाया कि हमने लूप कैसे लिया है, ए बी सी डी ए, ध्यान रखो। अच्छा अगर आप चाहते तो उल्टा भी ले सकते थे, कोई पाबंदिश नहीं है, ए डी सी बी ए कैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको ड्रॉ करिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड ड्रॉ दिस, मतलब ऐसा अंतर में ऐसा एक एरो बनाइए ताकि वो दिखा सके, देखो कि आप किस दिशा में जा रहे हो, नहीं तो फिर आप मन में हमेशा सोचना पड़ेगा एबीसीडी में जा रहे हैं, क्योंकि इसमें तो आसान लग रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत होती है जब 2 3 4 5 आने लगते हैं, इसमें ऐसा जा रहा है, इसमें ऐसा, तो ड्रॉ बहुत जरूरी है। उसके बाद मार्क करंट, करंट मार्क करो यूजिंग KCL, करंट लॉ यूज करके करंट मार्क करो, KCL यूज करके, और करंट स्टार्ट करना कहां से, सेल से, स्टार्ट टेकिंग करंट फ्रॉम सेल, फ्रॉम वन और मोर सेल। मतलब मान लो एक ही सर्किट में दो सेल है, तो दोनों से करंट मत निकाल देना, एक ही से निकालो, उसी को घुमाओ, कोई जरूरी नहीं है दोनों से निकालना, तुम चाहो तो निकाल सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर चाहो तो तुम एक से बनाओ, 2 से बनाओ, करंट में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे मान लो इसने भी करंट फेंका, इसने भी फेंका, तो हम अब दोनों तो फ्लो होता नहीं होगा, फ्लो तो प्रैक्टिकली एक ही होता होगा ना। सोचो इधर से आ रहा 10, इधर से आ रहा 2, तो फ्लो कितना हो रहा, 8, 10 भी नहीं हो रहा, 2 भी नहीं हो रहा, एक्चुअली 8 ही हो रहा। क्लियर है ना, तो इसलिए प्रैक्टिकली 2 नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली कितना होता है, 1 ही होता है, तो वो एक ही मान लो आप। जैसे यहां पर 2 सेल है, तो एक बच्चा ने क्या किया, देखो प्लस से करंट निकलता है, यहां से ऐसे करंट चालू किया बनाना, आई ऐसे चल, अब यहां से एक और करंट ले लिया I2, तो दिक्कत, क्या जरूरत है, एक ही को चलाओ, ये आई निकला ना, ऐसे चलने दो, आई 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 रे आई। कोई बोला कैसे सर, यहां भी तो करंट इसने कुछ बनाया होगा, मतलब ऐड हो गया होगा उसी में, दोनों मिल के आई बनाया, ऐसा सोचो। तो एक का करंट लो या एक से ज्यादा का करंट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई तो हिंदी भाषा में लिखना, ये सारे रूल्स हिंदी भाषा में लिखे, क्योंकि पेपर में रूल्स तो आएंगे नहीं आपको, इससे सवाल सॉल्व करना आ गया तो समझ जाओ जिंदगी धन्य है। तो मेक मार्क करंट यूजिंग KCL, स्टार्ट टेकिंग करंट फ्रॉम 1 और मोर सेल्स, यानी सेल से करंट लेना है, कोई जरूरी नहीं सब सेल से करंट लिया जाए, आप एक से लो या एक से ज्यादा से लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना नोट कर लिए, जगह नहीं है ना थोड़ा। उसके बाद सुनेंगे तीसरा स्टेप कि इफ, यदि, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन सर्किट and
डायरेक्शन ऑफ लूप, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देखो ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, जा रहा है एरो जो बनाया हमने, और लूप का डायरेक्शन ये गोला बना हुआ। अब तुमको समझेगा गोला क्यों बनवाए थे। ये गोला जो है हमारे लूप का दिशा है, किसका दिशा है, लूप का, और ये जो चल रहा है वो किसका डायरेक्शन है, करंट का। अगर वो सेम मिला तो आई आर का साइन प्लस होगा, अगर वो अपोजिट मिला तो आई आर का साइन निगेटिव होगा। अगर लूप का डायरेक्शन, if direction of current in circuit and direction of loop is same, then positive IR लेना, current into resistance, and if opposite माइनस में IR लेंगे। जैसे देखो देखो इधर आओ, तो ध्यान से, पूरा अपोजिट है मेरा, तो हमने लूप ऐसे ले लिया, हमने लूप ऐसे ले लिया, ये देखो, और हम चल रहे हैं, करंट तो ऐसे दौड़ रहा है मेरा, तो अब याद आओ, यहां तो कुछ नहीं, यहां तो कुछ नहीं है, यहां पर देखो आई आर, सिर्फ आई आर, बताओ इसका करंट कितना, आई, रेसिस्टेंस कितना, R1, तो आई R1 का साइन क्या लेंगे, निगेटिव। क्यों, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, लूप कहां जा रहा है, नीचे। कंफ्यूजन हो रहा है। लूप का दिशा, लूप का दिशा ये हमारी मर्जी है, मेरी मर्जी। अब हम क्या लूप ऐसे बदल सकते हैं सर, बिल्कुल, जब चाहो बदल लो, बट बीच में मत बदल देना, एक बार लगा दिए तो रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तुमको एक बात बताते हैं, देखो इक्वल टू में जीरो करने वाले हो तुम, थोड़ा सोचना, देखो थोड़ा सा सोचा, एक बच्चा बुद्धिमान है, तो अगर हम ऐसे चले तो देखना इसका होगा निगेटिव, माइनस आई R1 होगा, ठीक है। फिर यहां पर आए, इसका भी निगेटिव होगा, माइनस आई R2, फिर इस सबको सेल को भी छोड़ दो, इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो। अच्छा, ये जीरो माइनस को उठा के उधर कर दो, क्या बन गया, ये माइनस को उठा के उधर कर दो, क्या बन गया, प्लस, और इधर क्या आ गया, जीरो। अब एक मूर्ख बच्चा बोला नहीं सर हमारा लग रहा है पूरा माइनस सारा गड़बड़ हो गया, ऐसे लूप लेते हैं, ले ऐसे ले। अब जब वो ऐसे लूप लेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो यहां पर देखो लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो ये साइन काय में आएगा, प्लस में आई R1, फिर ये भी काय में आएगा, प्लस में आई R2। क्या फर्क आया, इक्वल टू जीरो। क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा, कुछ नहीं। तो किरचॉफ्स लॉ मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, पता है क्यों, क्योंकि यहां पर गलती होता ही नहीं है। ओ तेरी, कुछ भी करो गलत नहीं होगा, जैसे मन में आए बना लो। मतलब ये करंट भी तुम रॉन्ग ले लिए, I1 I2 I3 I4 I5 अपने में से कुछ भी ले लिए तो भी सही बनेगा, बट कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहां पे अपने आप सब चीज सही हो जाएगा। तो मान लो करंट रॉन्ग माने तो भी सही आएगा, आंसर माइनस में आ जाएगा। मान लो करंट हमने निकाला तो 5 -5 आ गया, इसका ये मतलब है कि आप जो बनाए हो ना वो उल्टा है, गलत है, आप साइन चेंज कर लो। ऐसे जैसे हम ये करंट ऐसा बनाए हैं, आंसर मान लो -5 आया तो हम ऐसा पलट लेंगे, कितना अच्छा लगा। मान लो तुमने गलती से लूप जंक्शन का डायरेक्शन बदल दिया तो भी सब सही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, बस थोड़ा साइन कन्वेंशन को सीख लें। अच्छा, चौथा रूल कि जब आप सर्किट में जा रहे हो और जाते वक्त सेल का जो टर्मिनल पहले आया, फिर से सर्किट में चलते वक्त पहले बार जो मुंह के सामने पड़ गया जो टर्मिनल, वही साइन ईएमएफ का लेना। समझो, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं, चा 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 चा, यहां कौन सा टर्मिनल आया पहले, पॉजिटिव, E2 टर्मिनल है क्या, पॉजिटिव, तो इसका साइन क्या लोगे, प्लस। ये कौन सा साइन आया बताइए, पॉजिटिव, तो इसका भी साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। ओ, तो while moving in circuit, while moving in closed path, which the sign of E depends on the terminal which appears first. जो पहले आएगा वही साइन आएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, जो पहले आएगा वही साइन आएगा। अब ये रूल लिख लेने से कुछ नहीं होता है, इसको जब तक आप सवाल नहीं बनाओगे जब तक आपको पल्ले पढ़ ही नहीं सकता। ये बड़ा डिफिकल्ट भी लगता है कुछ लोगों को और बहुत आसान भी लगता है जिसको आ गया। तो नोट कर लिए सब, तो हम A B C D A ले रहे हैं। अब देखो जैसे हम जा रहे हैं तो हमको तो एरो बना हुआ है, फर्स्ट स्टेप हम फॉलो कर लिए। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले सबका करंट बना लो, और क्या था फर्स्ट स्टेप, लूप ले लो। तो लूप ले लिया हमने और करंट बना लिए।
सेकंड स्टेप पे बनाते नहीं, सेकंड स्टेप करंट बनाना हो गया। अब चलिए तो यहां से हम चलना चालू करें, टक 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 टक। तो हम ऐसे आ रहे हैं, क्यों ऐसे आ रहे हैं? क्योंकि हमने लिखा है भाई, हम ही लिखे हैं ए से बी आएंगे। तो देखो आई और आर अपोजिट दिशा में, सॉरी आई और मेरे चलने का दिशा, तो करंट का डायरेक्शन और मेरे चलने का डायरेक्शन क्या है? उल्टा। तो क्या लोगे? साइन माइनस, माइनस आई इंटू आर टू। चलिए इधर आइए, टक 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 टक। देखो ये दिख रहा है, उल्टा है, वो दिख ही रहा है। तो कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस आई इंटू आर टू। फिर देखो टक 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 टक, सेल का पहला कौन सा टर्मिनल पहले आया बताइए? पॉजिटिव, तो इसका साइन क्या लोगे? प्लस E2। फिर टक 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 टक, यहां तो कुछ है नहीं, यहां देखिए ये भी पहले पॉजिटिव आया, तो क्या लेंगे? प्लस E1। फिर टक 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 यहां पहुंच गए, इज इक्वल टू 0। यही बोला था उस लॉ ने कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, देखो टिक 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 टिक, सबके पोटेंशियल डिफरेंस का सम इन ए क्लोज पाथ इज 0। समझते इसको? मतलब इन दोनों सेल ने तुमको एनर्जी दिया और तुम दोनों ने एनर्जी यूज किया, यानी कन्वर्ट कर दिया इन्होंने हीट में। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब तुमको समझाओगा क्यों लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात की। सेल क्या देता है? एनर्जी देता है, पोटेंशियल इन एनर्जी होता है, अभी बताया था हमने। यानी इन दोनों सेल ने एनर्जी दिया इस दोनों को, इन दोनों ने उस एनर्जी को लिया। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इनके अंदर केमिकल था, केमिकल ने बनाया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पेपर में आता है तो ऐसे एक्सप्लेन करना, केमिकल ने बनाया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी रेसिस्टेंस को दे दिया, रेसिस्टेंस ने उसको कन्वर्ट करके हीट में बदल दिया। एनर्जी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही बनाए ना ही मिटाए, इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ गया? अब ये लाइन आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन समझा रहा होगा कि इन दोनों से मिला, प्लस मतलब मिला और माइनस मतलब गया हीट के रूप में। समझ में आया? गिवन और ये एनर्जी रिसीव, मतलब इससे मिला और ये दूसरे फॉर्म में भेज दिया। क्लियर हो गया? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ऐसे इक्वेशन बनता है। अब यहां से हम सॉल्व करके आई निकाल सकते हैं, अगर निकालना रहता तो हम ऐसे बना रहे हैं। अब देखो आप इन दोनों को उठा के इधर प्लस कर सकते हैं, इन दोनों को उठा के उधर माइनस। क्यों? अगर आप ऐसे लूप चलते, देखो हम दिखाते हैं उल्टा, देखो हम दूसरा उल्टा लूप लेके दिखाते हैं। देखो किसी को बच्चे के मन में भ्रम नहीं हो जाएगा, सर हम उल्टा ले लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे ले लो। अगर हम लूप लिए रहते ए डी सी बी ए, तो अब देखिए बस साइन कन्वेंशन पे चिपके रहना, वो गलत मत कर देना। ए से डी आ रहा है, ए से डी आ रहा है, तो पहला कौन सा टर्मिनल मिला सेल का? निगेटिव, तो माइनस E1 लिखेंगे। और फिर इधर आएंगे तो यहां भी पहले कौन सा टर्मिनल मिला? माइनस, तो माइनस E2। फिर इधर आएंगे तो हमारे जाने का दिशा और करंट के जाने का दिशा सेम है, तो प्लस लेंगे। प्लस में क्या लेंगे बताइए? I इंटू R1, पोटेंशियल डिफरेंस। सब हम क्या ले रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इंटू आर की पोटेंशियल डिफरेंस। फिर इधर आइए, फिर हमारे जाने का दिशा और करंट का दिशा सेम है, तो IR2 इक्वल टू 0। क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है? क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है? बिल्कुल सेम है यार। इसको उठा के उधर फेंक दो, ऐसे दिखेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया ये बात? अब हमारे पास यहाँ पे दो लूप है, एक बार दो लूप में लगा के देख लेते हैं। ये तो एक लूप की बात हो गई, तो ये दोनों सेम है। ठीक है बच्चों, आप कोई भी लूप ले सकते हैं, इससे बात साबित होती है। चलिए ध्यान दें, इधर इसमें भी लगा ले, पहले तो सीख लेते हैं ना। इस फिगर में देखते हैं, एग्जाम्पल 1 हो गया आपका, ये एग्जाम्पल 2 हो गया। अभी हम बना नहीं रहे सवाल बनाने के लिए हम वैल्यू दे देंगे, 2 ओम 2 ओम 1 ओम 3 वोल्ट 5 वोल्ट, हो गया सवाल। अभी हम सवाल नहीं बना रहे। अच्छा सवाल हम ऐसे बनाएंगे नहीं, हम तो इक्वेशन लगाना सिखा रहे हैं आपको। सवाल तो हम ऐसे ट्रिक से बना देंगे। पर ध्यान सुनिए पहले। हाँ तो इसमें देखिए, इसमें कितने लूप है? 2। आपको कितना करंट मानना है? अलाउ है 2। ध्यान से मेरे स्टेप सुनना। करंट स्टार्ट कहां से करो? आई प्रीफर फ्रॉम बैटरी। और अगर एक ही रास्ते में 2 बैटरी है तो हम 2 बार नहीं बनाते, एक ही बनाते हैं। क्लियर है? अभी तुमने देखा था, ऐसा नहीं कि यहां से भी निकला, ऐसा नहीं। तो ये देखो यहाँ प्लस है, प्लस से निकलेगा करंट, यहां से निकला I1 क्यों नहीं? क्योंकि 2 है तो हमको पता है, एक में 1 एक में 2। यहां भी I1 आएगा, यहां भी I1 आएगा, ध्यान से समझना। अब यहां नहीं पता, यहां नहीं पता, मार दो गोली मार दो उसको। यहां से फिर निकालो, यहां से क्या निकालोगे? I2 निकालेंगे, I2 गए, फिर एक घूमते घूमते I2 आया, फिर इधर भी गया I2। करंट हमेशा क्लोज में जाता है। कोई सोचेगा इधर नहीं गया कैसे? नहीं, इधर वापस I1 लौटेगा। तो देखो I2 इधर गया दिया। अब देखो यहां से आ रहा I2 और यहां से आ रहा I1, तो इधर कितना जाएगा? I1 प्लस I2। यही लग गया किरचॉफ्स का लॉ। मान लो किसी को नहीं समझ रहा, तो यहां पे मान लेगा I3 या X मान लेगा। क्या मान लेगा? X।
और इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग करके इसका वैल्यू निकाल के टपकाने का। चलो कोई बोला नहीं सर हम तो ऐसा नहीं लेते, हम तो ऐसा नहीं लेते, हम ऐसा नहीं लेते सर, हम बैटरी से नहीं लेते। हम आपकी बात मानने वाले दुष्ट बच्चे हैं, हम नहीं मानते आपकी बात। ठीक है भाई मत मान, कुछ भी लेना अलाउ है। हमने क्या बोला, कुछ भी लेना अलाउ है। अब वो बच्चा इधर I2 ले लिया, इधर I2 ले लिया, बोला सर हम इधर I2 ले लेते हैं, इधर I3। ले ले कुछ भी ले ले। तब देखो यहां से I2 चलते 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 यहां से I3 चला भाई, जाने दो। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल, हमने उसको बोला भाई 3 वेरिएबल नहीं चलेगा, 2 रख 3 मत कर। तो उसने यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाया। क्या लगाया, I1 प्लस I2, नहीं गड़बड़ हो गया। इनकमिंग यानी I1 इक्वल टू आउटगोइंग, आउटगोइंग कौन है, I2 प्लस I3। तो I3 का वैल्यू कितना आ गया, तो I3 हटा दो यहां से और क्या डाल दो, ये भी सही जमड़ा है, ये भी जमड़ा। सोचो कैसे, देखो इधर से I1 आया, इधर I2 चल गया, तो इधर जो बचा, इधर क्या बचा होगा, I1 माइनस I2। ये भी से बनता सवाल। कोई जरूरी नहीं कि बैटरी के हिसाब से लो भाई, तुमको नहीं जम रहा है तुम बैटरी से मत लो, ऐसा लो तुम, इधर से I1 इधर गया I2, बचा जो इधर गया, यहां पे किरचॉफ लॉ लगा। क्लियर हो रहा है, करंट को क्लियर हो रहा है क्या बताइए। कितने वेरिएबल्स लेना है, ज्यादा आपको लेना है, ध्यान रखेंगे 2 लूप है तो कितने वेरिएबल, 2। 3 हो तो अगर 3 हो रहा है तो होने दो, फिर उसका वैल्यू निकाल के डाल दो। देखो हमने किया ऐसा। क्लियर हो गया, करंट क्लियर होगा तभी कहानी समझेगी। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी हाँ बोलो। करंट क्लियर नहीं होगा, ज्यादातर बच्चे ना करंट में नहीं बना पाते, हमने देखा है। इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल भी देते बच्चों को, तो ये करंट ही बनाने में उनकी लग जाती है। अब बस सवाल नहीं बनता है, करंट नहीं बनेगा तो सवाल नहीं बनेगा भाई। बताइए, तब हम एक एक लूप लेंगे। पहला लूप ले रहे हैं, देखो इन लूप, पहला लूप ABCEFA, और ये बनाना भी है, एरो नहीं बनाएंगे समझे नहीं, कंफ्यूजन होगा। ABEFA, ये देखो क्लोज किया हमने। क्या हमने बोला, यहां से चालू करो, चलते जाओ। बताओ इसका साइन प्लस होगा कि माइनस, इसका साइन प्लस होगा कि माइनस, क्यों, अरे दिमाग खराब है क्या, इधर करंट जा रहा है, हम भी इधर ही जा रहे हैं। हाँ, वो तो प्लस में आ जाएगा। A से B हम भी जा रहे हैं और करंट भी A से B जा रहा है, तो प्लस आएगा ना। I1 इंटू R1, फिर इधर आइए, ऐसे आना है। बताइए, देखिए करंट तो यहाँ बना है, हम आ रहे हैं उसको, आप ध्यान दीजिए। कौन सा साइन होगा, प्लस होगा कि माइनस, कौन सा साइन होगा भाई, ये भी प्लस होगा। कितना होगा, प्लस में I1 माइनस I2 ब्रैकेट में R2। इधर आइए, ये कौन सा साइन होगा बताओ इसका, इतना इजी बता दिए तो भी समझ में नहीं आ रहा, पहले माइनस करा, माइनस होगा, पहले निगेटिव टर्मिनल आया, अब कुछ नहीं है, हो गया इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें लगा के बताओ, इन लूप, कौन सा लूप, यहां से हमारी मर्जी, हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे ही लेते जाते हैं हम तो। BCDEB, चलिए यहां से चालू करना है, करो। तो यहां से जब इधर जा रहे हैं तो देखो मेरे हाथ में, हम जब जा रहे हैं वो लूप है, और करंट तो मैं पहले से बना के रख दिया ना, अंधा तो हो नहीं, अंधे हो। अच्छा यहां से I2 चला था, देखो यहां बनाई नहीं थी, I2 आएगा, सब में करंट बना लेना, तो बाद में लिखने में कंफ्यूजन होता है। तो हमारा हाथ जो जा रहा है वो तुम देखो, करंट तो यहाँ बना ही एरो से, वो देखो, इतना तो इजी है, फिर भी गलत बोल रहे हैं। बताइए ये कौन सा साइन होगा, ये कौन सा साइन होगा, हम ऐसे जाएंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो प्लस में होगा, I2 R3, प्लस लिखना जरूरी तो है नहीं भी लिखे थे। इसका कौन सा साइन मिलेगा EMF का, बताइए, प्लस की माइनस, माइनस। फिर इसका कौन सा साइन मिलेगा, इसका भी प्लस ही मिलेगा। अब इसमें जाएंगे हम, इधर जाएंगे भाई, इसका कौन सा साइन मिलेगा, देखिए इस रेजिस्टेंस का, क्या चालू हो गया, प्लस बोलना तो बंद ही नहीं होते क्या। ये करंट नीचे उतर रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो प्लस कैसे, माइनस I1 माइनस I2 इंटू R3, सॉरी R2,
इज इक्वल टू 0। देखो ये किरचॉफ्स लॉ के दो इक्वेशन है, ये लिखने आना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे प्रूफ आधारित हैं आगे जिंदगी में। देखो इसका हमको सवाल बनाने में कोई इस्तेमाल नहीं, तो फिर इसमें क्या को सिखा रहे सर भाई, इसके बिना तुम इस चैप्टर के आगे के कोई प्रूफ नहीं बना सकते, कोई प्रूफ नहीं बना सकते, जरूरत है उसकी। सवाल बनाने के लिए तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हम ट्रिक बता देंगे तो एक लाइन में बन जाएगा सवाल, पर सिर्फ सवाल बनाने से कुछ नहीं होगा भाई, प्रूफ भी तो करना है आगे। ये आना ही चाहिए आपको किरचॉफ्स लॉ यूज करने।